हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा, वो लैक ओपेरॉन को किसने डिस्कवर किया था, मेरे को ये बताना। मतलब लैक ओपेरॉन के बारे में किसने बताया, किसने स्टडी की थी, ठीक है। और ओपेरॉन कंसिस्ट, मैंने बताया था उसके पास 3 यूनिट्स होती है। कौन कौन सी है लैक ओपेरॉन के पास, ठीक है। ओपेरॉन के पास कौन कौन सी यूनिट होती है ये बताना, ठीक है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। ह्यूमन DNA sequence determines its uniqueness and it is different in all humans at least at some places। क्या कह रहा है, जो ह्यूमन डीएनए की सीक्वेंसेस होती है, ह्यूमन डीएनए समझ आ गया था, स्ट्रक्चर बताया था, है ना। तो उसकी जो सीक्वेंसेस होती है उनकी यूनिकनेस की हर ह्यूमन, हर बंदा अपने आप में अलग है, ठीक है। तो उनके सीक्वेंसेस में क्या है बेटा, डिफरेंसेस हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही प्लेसेस पर, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा ही डीएनए डिफरेंट, सिर्फ 0.1% डिफरेंसेस है जिसके कारण आप अलग हैं और हम अलग हैं, ठीक है। बात समझ आई। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और ये एम्बेसिस प्रोजेक्ट था जिसमें ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग करनी थी। कब लॉन्च हुआ था, इन 1990। ध्यान रखना है कब लॉन्च हुआ था, इन 1990। और इसको मेगा प्रोजेक्ट बोला जाता है। HGP को मेगा प्रोजेक्ट बोला जाता है। क्यों बोलते हैं मेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि ह्यूमन जीनोम बहुत मतलब बिग है, ठीक है। कितने बेस पेयर्स हैं, 3 × 10⁹ 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं, ठीक है। और एक बेस पेयर की सीक्वेंसिंग को पता लगाने के लिए $3 खर्च करने पड़ेंगे, एक बेस पेयर का पता लगाने के। तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, $9 बिलियन। $9 बिलियन, मतलब हमारे शायद 700 अरब रुपए, ठीक है। 700 अरब स्टोरेज। अब हम ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के हमें क्या करनी है, सीक्वेंसिंग करनी है, उसका पता लगाना है। तो अगर हम उसको स्टोर नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। तो अगर हम उसकी सीक्वेंसिंग को स्टोर करेंगे तो 3300 बुक्स चाहिए, और हर बुक 1000 पेजेस की होनी चाहिए, और हर पेज में 1000 लेटर्स आने चाहिए। तो देखो आप, मतलब कितनी बड़ी स्टोरेज है ना। अगर हमें उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो 3300 बुक्स चाहिए, और हर बुक में 1000 पेजेस होने चाहिए, और हर पेज में 1000 लेटर्स आने चाहिए। इतने मतलब ब्रॉड वो है, ठीक है। HGP इज रिलेटेड टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक अलग ब्रांच है, ठीक है, जो डील करती है किसके साथ, हाई स्पीड कंप्यूटर डिवाइसेस। हमें क्या चाहिए, हाई स्पीड कंप्यूटर डिवाइसेस चाहिए, ताकि हम उस डाटा को स्टोर कर सकें, रिट्रेवल कर सकें, उसमें कुछ गड़बड़ है उसको ठीक कर सकें, एनालाइज कर सकें उसको, और प्रोसेसिंग कर सकें ऑफ डाटा विद एक्यूरेसी। बहुत अच्छे से उस डाटा को हम एनालाइज कर पाएँ, स्टोर कर पाएँ, उसकी प्रोसेसिंग कर पाएँ। इसके लिए एक नई ब्रांच आई, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। HGP ने इससे रिलेट किया। समझ आ रही बात। देयर आर सम इथिकल लीगल एक सेकंड, देर आर सम इथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज, ELSI, ठीक है। मतलब इनके लिए एक कमेटी बनाई गई। कोई भी मतलब पंगा कर रहा है, ठीक है, कोई कह रहा है नहीं ये गलत है, ये इलीगल नहीं है। सोशल इश्यूज ऐसे बहुत से आए, लेकिन इन्होंने कहा कि ये पूरी ह्यूमन स्पीसीज की भलाई के लिए किया जा रहा है, तो प्लीज़ आप डिस्टर्ब ना करें। इसके लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई, ELSI, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट आपको पता है मेगा प्रोजेक्ट तो है ही, और इन्होंने एस्टिमेट किया कि हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे 13 ईयर्स, ठीक है। 13 ईयर्स में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, एस्टिमेट किया उन्होंने। दिस प्रोजेक्ट इज कोऑर्डिनेटेड। अब इस प्रोजेक्ट को किसने स्टार्ट किया था, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। US के ही डिपार्टमेंट है, एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इन्होंने इसको स्टार्ट किया, कोऑर्डिनेट किया। बाद में UK की वेलकम ट्रस्ट आई, जो इसका मेजर पार्टनर बना, और जापान, फ्रांस, जर्मनी, इन्होंने भी हेल्प, ठीक है। अब है कि हमें क्या करना था इसमें,
एचजीपी में एनालिसिस करनी थी। किसकी? डीएनए वेरिएशंस, मतलब डीएनए के सीक्वेंसेस में जो भी डिफरेंसेस है, जो भी वेरिएशंस है, हमें उसकी एनालिसिस करनी थी, ताकि हम पता लगा सके कि किस सीक्वेंस के डिफरेंस होने से ये डिजीज हो सकती है ना। तो हम उसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, डीएनए वेरिएशंस की एनालिसिस के लिए ये किया गया। Many new non-human sequences are also sequenced such as bacteria। कह रहे कि ह्यूमन सीक्वेंसेस का तो हमने पता लगाया है, उसके साथ साथ नॉन ह्यूमन डीएनए के सीक्वेंसेस का भी पता लगाने की कोशिश किया, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, सी एलिगेंस, कॉनेरो हैबिटेटिस एलिगेंस। ये क्या है बेटा? फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड है। ये एक नेमेटोड है जो कि पैथोजेनिक नहीं है और फ्री लिविंग है। ड्रोसोफिला, राइस, एरेबिडोप्सिस इसकी छोटी सी लाइफ साइकिल होती है और ज़्यादा डीएनए मतलब ज़्यादा बेस पेयर्स में नहीं होते, और इसकी भी की थी। राइस में 400 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, इन पे क्या की थी? इनकी भी ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग की थी। अब है कि एचजीपी के गोल क्या थे, कि हमें क्या करना है, क्यों एचजीपी को ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लाया गया? क्योंकि जो हमारी बॉडी में ह्यूमंस में जो 20,000 to 25,000 के आसपास जो जीन्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना था कि उनके क्या फंक्शंस हैं, है ना, और क्या इफेक्ट है उनके। ठीक है, और जो 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं ह्यूमन जीनोम में, उनकी सीक्वेंसिंग का पता लगाना था, और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास डाटाबेस के रूप में होगी उसको स्टोर करना था। ठीक है, इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, और फिर हमें इस तरह से अपडेट करना था उसको कि वो डाटा एनालाइज अपने आप से, मतलब उसमें अगर कुछ गड़बड़ है तो वो ठीक कर ले। ठीक है, इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू इंडस्ट्रीज। फिर जो हमने डाटा सेव किया है, जो हमारे पास डाटा है, उसको ट्रांसफ़र कर दें। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, इनके पास रिसर्च के लिए भेज दें। ठीक है, फार्मास्यूटिकल में जो मेडिसिन बनाते हैं, और इसी बेस पे, डीएनए के बेस पे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बना सकें। ठीक है, या आप कह सकते हैं टेलर बेस्ड मेडिसिन्स, मतलब किसी भी मनुष्य के, किसी भी ह्यूमन की डीएनए सीक्वेंसिंग का पता लगा के उस बेस पे उसकी मेडिसिन्स तैयार की जाए, सिर्फ उसी के लिए। जैसे मेरे लिए या फिर आपके लिए सिर्फ आपकी ही दवाई वो सूट करेंगी, आपको ही, इस टाइप से। ठीक है, और ELSI जो मैंने आपको अभी बताया था, उसको संभालने के लिए ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स थे। ठीक है, और जो जीनोम होता है हमारा, वो हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है। आपको पता है हर सेल के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, और इन सभी क्रोमोसोम्स के हमें क्या करनी है? सीक्वेंसिंग का पता लगाना है। तो आप ये बताना कि टोटल कितने क्रोमोसोम्स की सीक्वेंसिंग का पता लगाया होगा? हमारी बॉडी में 23 पेयर्स हैं, 22 ऑटोसोम्स और 1 पेयर है सेक्स क्रोमोसोम। XY मेल में, XS फीमेल में, आपको पता है। तो टोटल कितने क्रोमोसोम्स की सीक्वेंसिंग का पता लगाया होगा? ठीक है, अब है कि एचजीपी को करने के लिए मेथोडोलॉजी कौन सी यूज़ की? ठीक है, 2 मेथड इन्वॉल्व होते हैं, 2 अप्रोचेज इन्वॉल्व होते हैं। अप्रोच 1, एक अप्रोच तो ये कहता है कि आपको पता है कि हमारे डीएनए के पास कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट्स होते हैं। टू सीक्वेंस द एक्सप्रेस्ड पार्ट कॉल्ड EST, और उन्होंने डिसाइड किया, सो दे डिसाइडेड कि मतलब जो कोडिंग पार्ट है हम सिर्फ उसी को सीक्वेंस कर लेते हैं जो कि एक्सप्रेस होता है, और उस एक्सप्रेस्ड पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? EST, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। ये 2019 के नीट के पेपर में आया हुआ है कि एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसिंग टैग का क्या मतलब है? मतलब जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं एज RNA, मतलब जीन जो एक्सप्रेस हो रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। ठीक है, दूसरी अप्रोच ये थी ब्लाइंड अप्रोच, मतलब कोई कोडिंग नॉन कोडिंग नहीं, हमें पूरे की सीक्वेंसिंग करनी है। ठीक है, एंटायर जीनोम को क्या करना है? कोड करना है, और इसको हम कहेंगे सीक्वेंस एनोटेशन। क्या कहेंगे? सीक्वेंस एनोटेशन, और यही अप्रोच है जो फॉलो की गई। दिस इज द फॉलोड अप्रोच कॉल्ड सीक्वेंस एनोटेशन। ब्लाइंड अप्रोच मतलब इसमें हमें कोडिंग नॉन कोडिंग नहीं देखना, पूरा एक बार तो हमें उसको क्या करना है? कोड कर लेना है एंटायर जीनोम।
ठीक है, और यही फॉलो की गई, यही मतलब अपनाई गई। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रैक्ट डीएनए, हमने डीएनए लिया, डीएनए को निकाला, उसको ट्रीट करवाया किसके साथ, एंडोन्यूक्लियस के साथ। एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है जो डीएनए को काट सकता है, कट कर सकता है एक स्पेसिफिक जगह से, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती है, वहीं से वो उसको काट सकता है, ध्यान रखना ये बात। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अपनी सीक्वेंस होती है जिसको वो वहीं से काट सकता है, चाहे आप उसको किसी भी स्पीसीज में, किसी भी मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को कट करवाए, उसकी सीक्वेंस वही रहेगी, वहीं से काटेगा। स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है इसकी, ध्यान रखना, एंडोन्यूक्लियस की। फ्रेगमेंट्स हो गए, ठीक है। इसने क्या करती है, फ्रेगमेंट्स कर दी। विद द हेल्प ऑफ होस्ट एंड वेक्टर्स दे आर क्लोन्ड। होस्ट और वेक्टर की हेल्प से हमने उसको क्लोन कर लिया। क्लोन करने का मतलब समझते हो ना, कोई भी एक चीज़ है एग्जैक्ट उसके जैसी कॉपी तैयार कर लेना, ठीक है। लास्टली, और फिर उनको सीक्वेंस किया गया, किसके द्वारा, बाय सेंगर्स मेथड। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, सेंगर्स मेथड पीजी तक आएगा शायद, है ना। सेंगर्स मेथड के द्वारा सीक्वेंसिंग की गई उसकी, बस ये ध्यान रखना, सीक्वेंसिंग किस मेथड के द्वारा की गई, सेंगर्स मेथड के द्वारा, ठीक है। अच्छा, होस्ट कौन लिए गए, बैक्टीरिया और ईस्ट। वेक्टर्स YAC BAC। YAC क्या है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और BAC क्या है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब जो फ्रेगमेंट्स है ना, उसको हमने होस्ट सेल में वेक्टर के द्वारा, वेक्टर मतलब वो व्हीकल है जो अपने साथ डीएनए के फ्रेगमेंट्स को होस्ट सेल के पास लेके जाएगा, ठीक है। और फिर वहाँ पे इनकी सीक्वेंसिंग कर लेंगे, किसके द्वारा, सेंगर मेथड के द्वारा, और उस डीएनए की हम कॉपी तैयार कर लेंगे। अच्छा, जो मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस बता रही थी ना, जैसे ये है डीएनए और उसे कट करना है, तो ये उसकी स्पेसिफिक जगह है बेटा, ठीक है, यहाँ से वो उसको कट कर देगा। अब मैं उसको दूसरे स्पीसीज में भेज रही हूँ, तो जाके वहाँ पे भी वो वहीं पे कट लगाएगा, ठीक है। और मैंने ये डीएनए उठा के वहाँ पे रख दिया, तो इनके बेस पेयर्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि सेम जगह से इसने कट लगाया है, और ये बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। बाइंड होने के बाद ये रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जिस जीन की हमें रेप्लिकेशन चाहिए वहाँ पे होने लग जाएगी, ठीक है। समझ आ रही बात। अब है, अच्छा, ये सब समझ आएगा, 4th यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी, उसमें आएगा कि क्या होता है रिकम्बिनेंट डीएनए, क्या होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और कहाँ इनका काम होता है, ठीक है। अब है सेलाइन फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के फीचर्स क्या आए निकल के, वो तो गोल्स थे कि हम क्या चाहते थे कि जो जीन्स है उनका पता लगाना, 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं उनकी सीक्वेंसिंग का पता लगाना, डाटाबेस को स्टोर रखना, ठीक है। अब है कि जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो क्या बातें निकल कर सामने आई। 3164 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं, ध्यान रखनी है बेटा, कितने मिलियन, 3164। ऑन एन एवरेज ए जीन कंटेंस, और उन्होंने मतलब क्या कहा कि एक जीन के पास लगभग 3000 बेसिस होते हैं, एक जीन के पास लगभग 3000 बेसिस होती है ऑन एन एवरेज, ठीक है। लेकिन एक लार्जेस्ट जीन है डायस्ट्रोफिन, बताना है मेरे को वीडियो के बाद, कौन सा जीन है लार्जेस्ट, डायस्ट्रोफिन। इसके बेसिस है 2.4 मिलियन, ये देखो 2.4 मिलियन बेसिस है डायस्ट्रोफिन के पास, जो कि लार्जेस्ट जीन है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। हमारे पास टोटल जीन कितने हैं, 30,000। कितने हैं टोटल जीन, 30,000। और कह रहे हैं कि जितने जीन हैं हमारे पास, उनमें से 50% के ही फंक्शन हम आज तक नोन कर पाए हैं, 50% के हमें फंक्शंस नहीं पता नहीं, वो कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ अपना इफेक्ट डालते हैं नहीं, लेकिन है 30,000 जीन्स, लेकिन हम अभी तक सिर्फ 15,000 जीन्स के ही फंक्शंस को नोन कर पाए हैं, ठीक है, पता लगा पाए हैं। अब है रिपीटेड सीक्वेंसेस आर मोर इन नंबर। जो डीएनए होता है उसमें कह रहे हैं कि रिपीटेड सीक्वेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे AGC, AGCT, AGCT, AGCT ऐसे चलती रहेगी, है ना। रिपीटेड सीक्वेंस बहुत ज़्यादा है। लेस देन 2% जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स, और जो जीनोम का 2% पार्ट है जो सिर्फ प्रोटीन्स के लिए कोड करता है, ठीक है। जीनोम का 2% ही पार्ट है जो किसी प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, बाकी नहीं है। और क्या पता लगा, क्रोमोसोम नंबर 1, जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसके पास सबसे ज़्यादा जीन होते हैं, ध्यान रखना ये बात। बताना मेरे को कौन से क्रोमोसोम के पास सबसे ज़्यादा जीन्स होते हैं और कितने होते हैं, 2968 जीन्स, 2968 जीन।
और वाई हैज़ मिनिमम, वाई क्रोमोसोम के पास सबसे कम जीन होते हैं, कितने होते हैं 231, सबसे छोटा क्रोमोसोम भी होता है ये, ठीक है। एट 1.4 मिलियन लोकेशंस, देखो 1.4 मिलियन लोकेशंस वी फाइंड स्निप्स, हमें स्निप्स मिलते हैं। स्निप्स का मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंसेस आएंगे, और ऐसी लोकेशंस कितनी हैं 1.4 मिलियंस। जैसे मैं कहूँ कि ये डीएनए है, ठीक है, इसमें एक सीक्वेंस ये है, अगली सीक्वेंस ये है, अगली सीक्वेंस ये है, इनमें ये देखो सेम है, सब जगह सेम है, सिर्फ एक बेस क्या है बेटा डिफरेंस है, ए की जगह यहाँ पे जी आ गया, जी की जगह टी आ गया, इसी को हम क्या बोल रहे हैं स्निप बोल रहे हैं। सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड है जो पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है, जो डिफरेंस शो कर रहा है, और ऐसी कितनी लोकेशंस है 1.4 मिलियन लोकेशंस है। ये हमने एस्टिमेट लगाया था कि 13 ईयर में हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, हमने नहीं, उस डिपार्टमेंट ने, यूएस के डिपार्टमेंट ने, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया, 2006 में कंप्लीट हुआ, 3 ईयर्स लाटर, है ना। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे बड़ा था और उसकी सीक्वेंसिंग में ही 3 साल लग गए थे। वैसे 2003 में हो गया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है क्रोमोसोम नंबर 1 जिसके पास सबसे ज़्यादा सीक्वेंसेस थी, सबसे ज़्यादा जीन्स थे, उसमें टाइम लग गया, और तब इसके लिए 2006 में ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहाँ अप्लाई होता है, क्या एप्लीकेशन है इसकी। डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जो सीक्वेंसिंग में गड़बड़ होने से, जैसे सिकल सेल एनीमिया, है ना, सिर्फ वेलाइन आया था ग्लूटामिक एसिड की जगह पे, और उसी से क्या हो गई थी बेटा आरबीसी की शेप सिकल शेप हो गई थी, ठीक है। तो ऐसे हम डायग्नोस कर सकते हैं बहुत सारे डिजीज़ को, उनको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्योर कर सकते हैं डिजीज़ को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, जो मैंने आपको अभी पीछे बताई थी, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में आके समझाऊंगी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब है कि कोई डीएनए है, मैं यहाँ से कट लगाती हूँ, दूसरी स्पीसीज़ का डीएनए का फ्रेगमेंट लेके आती हूँ, यहाँ पे बाइंड करवा देती हूँ, ठीक है, और फिर ये क्या करेगा रेप्लिकेट करेगा, और इसके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो जीन्स भी, वो प्रोटीन्स भी इससे बन जाएंगे, और जो ये डीएनए बनेगा हाइब्रिड डीएनए, एक स्पीसीज का डीएनए है, कुछ पार्ट बाहर की स्पीसीज के आ गए, इस डीएनए को हम बोलेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। और शायद पहले भी बताया हुआ है मैंने, इंसुलिन को हम ई कोलाई बैक्टीरिया से प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले क्या करते थे, जो पिग होते हैं उनसे इंसुलिन एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, ठीक है, लेकिन उससे बात नहीं बनी, तो फिर क्या किया, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से ई कोलाई बैक्टीरिया से हमने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, इंसुलिन हार्मोन बनाना स्टार्ट कर दिया। ये और बताना मेरे को, इंसुलिन हार्मोन कौन सी डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, और ये नॉन ह्यूमन पर भी अप्लाई किए जाते हैं। एचजीपी का मतलब नॉन ह्यूमंस पर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ई कोलाई पे हमने क्या किया, इंसुलिन तैयार करवा लिया, ठीक है। हेपेरिन जो एक ब्लड कोगुलेंट होता है, हेपेरिन जो किसके पास होता है, लीच के पास, उसको भी हमने ऐसे ही मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से तैयार किया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो मेन डाटा है ना वो याद रखना है, वैसे इसको थोरोली नहीं पूछेंगे, लेकिन जो इसमें याद रखने लायक बातें हैं, जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 के पास कितने जीन्स होते हैं, वाई के पास कितने होते हैं, है ना, और स्निप क्या है, इम्पोर्टेंट है बेटा, स्निप क्या है। अब सिर्फ एक टॉपिक बचा है बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये चैप्टर कंप्लीट, एक एक्स्ट्रा का ले लूँगी, छोटा सा लेक्चर जिसमें एक्स्ट्रा बता दूँगी, आरएनए शायद रह गया, आरएनए बताऊँगी, ठीक है। समझ नहीं आया हो तो बता देना। थैंक यू बेटा।